प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज का जो टॉपिक होगा ना, सबसे पहला वो तो वही होगा जो 2 दिन पहले आपने सर इतला दी थी हमारे प्रोग्राम में कि नए DJISI आसिम मलिक साहब भी होंगे, और वही हुआ। आपने जो खबर दी थी वो दुरुस्त साबित हुई। तो सर, इस मुतालिक आप क्या करें? देखें, आसिम मलिक साहब को DGISI बनने की खबर हमने 20 सितंबर को दी थी, नया दौर के इसी प्लेटफॉर्म से। और जब हमने खबर दी तो रात को हसास इदारे और पाक फौज दोनों ही हमसे नाराज हो गए और उन्होंने हमें चैलेंज किया कि आपकी खबर गलत है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारी खबर ठीक है, लेकिन हसास इदारे और पाक फौज के दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं थे, और वो बज़िद थे कि हमारी खबर गलत है। बहरहाल 48 घंटे हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे और 20 को हमने खबर दी, और आज 23 सितंबर को जनरल आसिम मलिक DGISI बन गए। बहुत से और जर्नलिस्टों ने भी बहुत से नामों की क्या सराहियां दी, जिनमें जनरल शाहिद और जर्नलों के नाम थे, लेकिन उनकी क्या सराहियां ठीक साबित नहीं हुई। और हमें जो इतला थी, मैंने किसी क्या सराही की बुनियाद पे नहीं बल्कि सॉलिड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहा था कि जनरल आसिम मलिक मुल्क के अगले DGISI होंगे। अब जनरल आसिम मलिक के DGISI बनने से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे या फौजी मंजरनामे पर क्या असरात हैं? देखिए, जनरल जनरल आसिम मुनीर की पहली मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर 2025 को खत्म हो रही, और 28 नवंबर 2025 को जनरल आसिम मलिक जो है वो सीनियर मोस्ट जनरल होंगे पाक फौज के। लेकिन उन्होंने कोई कोर कमांड नहीं की होगी कि वो चीफ बन सके। इसका मतलब है जनरल आसिम मलिक को कोर ना देकर DGI बनाकर वो चीफ की दौड़ में तो नहीं है। इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने आप को नवंबर 2025 के बाद भी आगे देख रहे हैं, तौसीह में देख रहे हैं। अब जनरल आसिम मलिक जब नवंबर 2025 में सीनियर मोस्ट जनरल होंगे, तो ये मुमकिन है कि वो फुल जनरल प्रमोट होकर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएं जनरल साहिर शमशाद की जगह, जो उस वक्त रिटायर हो रहे होंगे अपनी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुद्दत पूरी करके। जनरल साहिर शमशाद की रिटायरमेंट के बाद ये मुमकिन है कि 28 नवंबर 2025 को जनरल आसिम मलिक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएं, क्योंकि 28 नवंबर 2025 को वो मुल्क के सीनियर तरीन जनरल होंगे आसिम मुनीर के बाद। अब अगर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाते हैं, तो फिर ये पैदा होगा सवाल कि नवंबर 2025 में, जिसमें अभी 14-15 माह मौजूद हैं, फिर DGI कौन होगा? तो उसके बाद जो DGI बनने का चांस है, वो जो इस वक्त DGMI है वाजिद, वो उस वक्त DGISI बन सकते हैं नवंबर 2025 में। जो इस वक्त DGMI हैं, या जनरल फैसल नसीर भी उस वक्त तक प्रमोट होकर DGI बन सकते हैं। लिहाजा उस वक्त नवंबर 2025 में टाई होगा जनरल वाजिद और जनरल फैसल के दरमियान कि कौन DGI बनता है। लेकिन जनरल आसिम मलिक की आज की तैनाती ये जाहिर करती है कि नवंबर 2025 में वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उम्मीदवार होंगे, और ये भी जाहिर करती है कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2025 के बाद आगे तौसीह लेंगे और वो आगे अपना अपना टेन्योर देख रहे हैं। तो ये तो जनरल आसिम मलिक की तैनाती से अगला मंजरनामा था। अब पॉलिटिकल मंजरनामे की तरफ आ जाएं, तो जनरल नदीम अंजुम के जाने के बाद क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई फर्क आएगा? यकीनन आएगा। जनरल आसिम मलिक और जनरल नदीम अंजुम के काम करने के अंदाज में बहुत फर्क है, और इनका जो स्टाइल है वो काफी फर्क है नदीम अंजुम से। नदीम अंजुम साहब के बारे में राय थी सॉफ्ट थे, तो ये सॉफ्ट नहीं है। इनके बारे में ये राय नहीं है कि ये एक सॉफ्ट जर्नैल हैं। ये एक सख्त जर्नैल हैं। ये AG थे पहले, और जो जनरल फैज वाला कोर्ट मार्शल वाला एपिसोड भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि AG के मतहत ही रिटायर्ड फौजी भी होते हैं। तो ये एक सख्त अफसर हैं और सॉर्ट ऑफ ऑनर भी हैं, और जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीब हैं। इन्होंने पिछले 2 साल जनरल आसिम मुनीर के साथ बहुत कुर्बत में काम किया है, और दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और वो जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके नतायज अगले 3 से 6 माह में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मंसूर उद्दीन शाह साहब ने जो बाइकआउट किया है, तो आप अब उनके इस बाइकआउट को कैसे देखते हैं? देखिए, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टेज कर लिया था।
मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर ने मिलकर काजी फायज ईसा को खुद लाइन लगा दिया था। वो चीफ जस्टिस होते हुए भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये दोनों मिलकर जो फैसला करते थे कर लेते थे, ये दोनों मिलकर बेंच बनाते थे, ये दोनों मिलकर कॉज लिस्ट बनाते थे, यही तय करते थे कौन सा केस लगेगा, ये कहते थे कौन बेंच में बैठेगा। ये काजी फायज ईसा को भी कोई केस नहीं सुनने दे रहे थे। ये कह रहे इन्होंने, मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुनीब अख्तर के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर लिया था, और सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर करने के बाद उन्होंने काजी फायज ईसा को माजूल कर दिया हुआ था। और ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को माजूल कर दें। मतलब मंसूर अली शाह जरूर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, असूल की बात करें, कवायद की बात करें, लेकिन क्या वो एक जूनियर जज के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को ओएसटी कर रहे थे और सिटिंग चीफ जस्टिस को माजूल कर रहे थे? वो ट्रांसपेरेंसी के मयार पर पूरा उतरता है, वो मेरिट के मयार पर पूरा उतरता है कि आप एक जूनियर जज के साथ मिलकर अपने चीफ जस्टिस को जीरो कर दें। ये मंसूर अली शाह साहब के बिल्कुल मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के एन मुताबिक है। उन्होंने जो आज नोट लिखा है कि जी मुनीब अख्तर को हटाना ट्रांसपेरेंसी के बड़े खिलाफ है और इससे शफाफियत पर बड़े सवाल उठ गए हैं, इस ऑर्डिनेंस के बाद भी मुनीब अख्तर को कमेटी में रखा जा सकता था। मुनीब अख्तर के बगैर कमेटी इसलिए नहीं कबूलना मंसूर अली शाह को कि उन्होंने, वो तो चीफ जस्टिस बने बगैर चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में की कमेटी में उन्होंने, वो दोनों मिलकर उन्होंने काजी फायज ईसा को आउट कर दिया हुआ था, और काजी फायज ईसा की मर्जी से तो कोई काम हो ही नहीं रहा था। वो तो चीफ जस्टिस होते हुए बेचारे इज्जत जब बचा रहे थे, मतलब वो घर जाने वाली पोजीशन थी कि उनके उनके कौन सुनता था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरमीम ने चीफ जस्टिस को वापस बाख्तियार किया। भी कभी भी ये मकसद तो नहीं था कि जब दो जूनियर जज मिलकर सिटिंग चीफ जस्टिस को जीरो कर देंगे और हम इसको कहेंगे क्या कमाल कानून साजी हुई थी। भाई अगर ये कानून साजी में सुकम रह गया कि आपने चीफ जस्टिस को दो, ये किसके गुमान में था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दो जूनियर जज मिलकर सिटिंग चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देंगे, माजूल कर देंगे? ऐसा तो मुगल बादशाहत में होता था, ऐसा तो मरहट्टों में होता था, ऐसा तो मेरा मतलब है कि जंगी खानदानों में होता था जहां एक दूसरे की लाश पर तख्त जाता था, भाई भाई को मार देता था। ये जाजी तो वो वाली जात करते हैं आपस में, किसी को जिंदा दरगोर कर देना, जिंदा ओएसटी कर देना। ये तो मरहट्टों और मुगलों से भी बुरी सियासत है इनकी, आपस में एक दूसरे की लाश पर अपना तख्त सजाने वाली सियासत है। तो मंसूर अली शाह साहब को तो मजे आ रहे थे कि वो चीफ जस्टिस बने बगैर चीफ जस्टिस थे, उनकी मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं हिल सकता था। तो आज जब उन्हें नजर आया कि चीफ जस्टिस तो वापस बाख्तियार हो गया है, तो उनको नजर आया कि आज मैं मजूल हो गया हूँ, मैंने तो टेक ओवर कर लिया था, मैंने जो टेक ओवर किया था वो मेरा टेक ओवर छिन गया, आज वापस काजी फायज ईसा इक्तदार में आ गया। तो ये क्या इक्तदार की लड़ाई है कि मैं चीफ जस्टिस बने बगैर चीफ जस्टिस बन जाऊं, मैं जूनियर जज की के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को आउट कर दूं? ये क्या सियासत मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, और इस सियासत के पाकिस्तान की अदलिया पर क्या असरात होंगे? वो ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि दो जूनियर जज मिलकर सिटिंग चीफ जस्टिस को, मंसूर अली शाह को तो चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए था, ताकि ये रस्म रहती है कि चीफ जस्टिस और प्यूनी जज मिलकर फैसले करते हैं, इत्तेफाक राय से फैसले करते हैं, इकट्ठे चल सकते हैं। ये एक नई इन्होंने रिवायत डाल दी कि सीनियर प्यूनी जज और जूनियर जज मिलकर चीफ जस्टिस को आउट कर देंगे। मेरा मतलब है ऐसा कहाँ होता है। मेरा मतलब है कि मुनीब अख्तर इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों हो गए मंसूर अली शाह के लिए कि वो और किसी के साथ कमेटी में नहीं बैठ सकते? क्योंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने एक टीम बनाकर काजी फायज ईसा को आउट किया था, वो टीम टूट गई है। वरना कोई भी जज साथ हो तो मंसूर अली शाह को क्या प्रॉब्लम है? मंसूर अली शाह को प्रॉब्लम है कि उनकी टीम टूट गई है। जो टीम उन्होंने बनाई है कि मैं आगे भी अपने, जब चीफ बनने के बाद भी मुनीब अख्तर के साथ मिलकर खेलूंगा और फिर यूं करूंगा, तो वो सारी टीम जो है वो उनकी टूट गई है। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें मखसूस नशिस्तों के तहरीरी फैसले को लेकर, तो आप अब क्या कहेंगे? मौजूदा मंजरनामे में इसको कैसे देखते हैं? सर ये जो फैसला है, मुझे इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मेरे नजदीक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। कानून साजी हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे जवाब दे और स्पीकर को कैसे जवाब दे, और सैंडविच बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि कानून में तरमीम हो चुकी है, अब उनके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए अदालती फैसले खत्म कर सकती है।
इसमें मैं सबसे बड़ी मिसाल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की देता हूँ कि वो उनकी नाअहली के अदालती फैसले पार्लियामेंट ने कानून साजी से ख़त्म किए। तो अगर पार्लियामेंट कानून साजी से नाअहली के फैसले ख़त्म कर सकती है, तो फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला भी बदल सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट का ये इख्तियार तो हम सब ने मान लिया ना कि उसकी कानून साजी से अदालती फैसले ख़त्म हो जाते हैं। वो अदालती फैसलों को ख़त्म करने का कानून साजी इख्तियार रखती है। तो वो उसी कानून साजी के ज़रिए ये 12 जुलाई वाला फैसला भी ख़त्म किया गया है। और जो कानून में तरमीम की गई है, अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक फैसले दे। मुझे बहरहाल अभी इस फैसले पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप देखिए ना 63 ए का फैसला की नज़रसानी लग गई है, जो 2-3 साल से मुनीब अख्तर साहब लगने ही नहीं दे रहे थे। जो मुनीब अख्तर साहब को पता था कि उन्होंने गलत फैसला लिखा हुआ है, आप देखें उसकी नज़रसानी की दरखास्त लग ही नहीं पा रही थी। कब की हमज़ा की हुकूमत उल्टी हुई है। हमज़ा की हुकूमत उल्टी, परवेज़ इलाही की हुकूमत बन गई, परवेज़ इलाही ने हुकूमत असेंबलियाँ तोड़ दी, निगरान आ गए, 1.5 साल निगरानों ने गुज़ार लिया, उसके बाद ये हुकूमत आ गई। वो नज़रसानी नहीं लगने देते थे। मुनीब अख्तर का राज देखें आप सुप्रीम कोर्ट में, कि वो इसकी नज़रसानी की दरखास्त लगने नहीं देते थे। तो बिलाखिर अब वो भी लग गई है 30 तारीख को। और वो जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था, उसके ऊपर भी जो एक बेंच था, वो ऑडियो लीक्स वाला, वो भी लग गया और उसमें मंसूर अली शाह साहब को ही उन्होंने कमेटी बेंच का हेड बनाया है। अब यहाँ तो मुझे लगता है मंसूर अली शाह साहब मुकम्मल ही नाराज हो जाएंगे और किसी भी बेंच में बैठने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि काजी फायज ईसा के बनाए हुए बेंचों में बैठना। लेकिन ये अब देखने वाली बात है कि ऑडियो लीक्स वाले बेंच में की सरबराही वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।